सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़े थे मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य के कंसेप्ट में जो भी प्रमुख बातें थी, नोटबुक के अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना थी, उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा की थी हमने। और मूल कर्तव्य के बाद में आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, ये आप लोगों को भी पता है कि 1947 में हम आजाद हुए थे। 1947 से लेकर 1950 तक हमारा संविधान बना था, और उस दौरान ही हमने विदेशों के संविधानों से अनेक प्रकार के अनुसरण करते हुए हमारे एक संविधान का निर्माण किया था। और उसमें हमने जो सर्वोच्च पद रखा था भारत के अंदर, जो प्रथम नागरिक का पद रखा था, वो रखा था भारत के राष्ट्रपति। एक छोटी सी बात बता दूं आपको, जब भारत का राष्ट्रपति विदेश दौरे पे होता है, तब भारत के राष्ट्रपति के पद के सम्मान में जो नाम लिया जाता है, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब भारत के राष्ट्रपति का भारत में ही किसी स्थान पर स्वागत के रूप में या सम्मान में जो नाम काम में लिया जाता है, वो है राष्ट्रपति महोदय। क्या नाम है? राष्ट्रपति महोदय। मतलब भारत के अंदर राष्ट्रपति महोदय, और भारत के बाहर जो नाम काम में लिया जाता है वो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको ये भी जानकारी होगी कि विदेशी कार्य हो, कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार के कानून बनने जा रहा हो, अंतिम रूप से स्वीकृति भारत के राष्ट्रपति की होती है। विदेशों के अंदर जो भी संधि समझौते किए जाते हैं, वो भी आपको पता है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति महोदय भारत के अंदर, और विदेशों में जो शब्द काम में लिया जाता है वो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम शुरुआत करेंगे कि राष्ट्रपति पद आया कहां से था, हमने राष्ट्रपति पद को ही क्यों शामिल किया, और जो वर्तमान कंडीशन में इसको जो शक्तियां दी है, वो उतनी ही शक्तियां हमने इस पद को क्यों दी, हमने इतना अलग हटके संविधान क्यों बनाया। तो हम एक शब्द है, एक मंडल है, या एक संगठन है वैश्विक, सबसे पहले उसके ऊपर चर्चा करें। राष्ट्रमंडल शब्द आपने सुना होगा, राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल संगठन, या कॉमनवेल्थ देश। नाम वैसे नहीं सुना होगा तो आपने इस प्रकार सुना होगा कि 4 वर्ष के अंतराल से कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रमंडल देशों का या राष्ट्रमंडल गेमों का या खेलों का आयोजन किया जाता है। आपको पता है 2010 में नई दिल्ली के अंदर भी इन गेमों का आयोजन किया गया था। मतलब 2010 में जो ये खेल हुए थे, ये नई दिल्ली भारत के अंदर हुए थे। खूब सुना होगा आपने कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल गेम। ये आए कहां से राष्ट्रमंडल देश? आपको पता है 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी की हम बात करें तो ब्रिटेन ने अमेरिका, अफ्रीका, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4-5 महाद्वीप थे, मतलब यूरोप महाद्वीप को छोड़कर, उन सब महाद्वीप के देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। मतलब इन उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त करते तथा ब्रिटेन के उद्योगों में उसको पकाकर या तैयार माल को फिर वापस इन्हीं उपनिवेशों को बाजार के रूप में काम में लेते हुए इनको विक्रय कर देते थे। एक अपनी औद्योगिक नीति के कारण या औद्योगिक पावर के आधार पर ही ब्रिटेन ये सब कार्य कर रहा था। जो ही 19वीं शताब्दी लागू हुई, पुनर्जागरण हुए, अनेक देशों के अंदर शिक्षा का प्रसार बढ़ा, तो वहां के जो लोग थे स्थानीय, उन लोगों ने आजादी की मांग की। और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में या 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व के अनेक देश ब्रिटेन की गुलामी से या ब्रिटेन के उपनिवेशों से स्वतंत्र होते जा रहे थे। जो ही ये देश स्वतंत्र होते जा रहे थे और ब्रिटेन इनको स्वतंत्रता प्रदान कर रहा था, तो ब्रिटेन ने एक नई स्कीम निकाली। और ब्रिटेन ने एक ये स्कीम निकाली कि मैं आपको, यानी कि जो स्वतंत्र हो रहे थे,
मैं आपको पूर्ण राज्य का दर्जा या पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा न देकर के अधिराज्य का दर्जा दूं। और अधिराज्य का मतलब होता है डोमिनियन स्टेट। हमें भी जब 1947 में स्वतंत्रता मिली थी तो वर्तमान जो हमारे पास स्वतंत्रता वो नहीं मिली थी हमें। 1947 में हमें डोमिनियन स्टेट के रूप में दर्जा मिला था, हमें एक अधिराज्य के रूप में दर्जा मिला था। ये डोमिनियन स्टेट होता क्या है, इसकी आप थोड़ी सी परिभाषा देखना। वह राज्य जिसके प्रधान पद की नियुक्ति किसी अन्य राज्य की सरकार की सिफारिश पर हो, बाकी उस राज्य के संबंध में कोई भी शक्ति उस अन्य राज्य को नहीं है, न तो विदेश सेवा है न रक्षा है, मतलब कोई भी शक्ति नहीं है। सिर्फ एक शक्ति है कि उस देश के जो प्रधान पद की नियुक्ति होगी वो उस अन्य राज्य द्वारा होगी जिसका वो अधिराज्य बनेगा। मतलब ब्रिटेन अन्य देशों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा था एक शर्त पे कि आप अधिराज्य हो, आपके जो प्रमुख पद की नियुक्ति होगी वो ब्रिटेन सरकार के द्वारा या ब्रिटेन का जो राजा होगा उसके द्वारा की जाएगी। समझ गए मेरी बात को आप? आज तो हमारे यहाँ पे जो नियुक्ति है वो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होती है, लेकिन जब हम अधिराज्य थे, मतलब 1947 में जो हमारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी वो भारत की सरकार की सिफारिश पर ब्रिटिश राजा के द्वारा की। उनका यही मानना था कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जो सर्वोच्च पद की नियुक्ति है वो ब्रिटिश राजा के द्वारा की जाएगी। आज भी वो देश जो ब्रिटिश राजा के द्वारा नियुक्त होते हैं उनके सर्वोच्च पद की नियुक्ति होती है वो ब्रिटेन के क्या कहलाते हैं, अधिराज्य कहलाते हैं, डोमिनियन स्टेट कहलाते हैं। और ये जितने भी डोमिनियन स्टेट बने थे या ब्रिटेन से जो स्वतंत्र हुए थे उनको राष्ट्रमंडल की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? राष्ट्रमंडल की संज्ञा दी गई। 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिनिस्टर हॉल लंदन के अंदर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जो ब्रिटेन के गुलाम थे और जो स्वतंत्र हो रहे थे उनको राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्रदान की जा रही थी। और उन राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख व्यक्ति का मनोनयन या निर्वाचन या उनकी नियुक्ति ब्रिटिश राजा के द्वारा की जा रही थी। इस प्रकार वो राष्ट्रमंडल के भी सदस्य थे प्लस डोमिनियन स्टेट भी वो थे। धीरे धीरे 1931 में शुरुआत हुई। याद रखना ये जो वर्तमान राष्ट्रमंडल है जिसमें 48 देश हैं, भारत भी उनका सदस्य है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1931 में। 1947 में हम आजाद हुए। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हम आजाद हुए और जो ही हमें आजादी मिली हमें डोमिनियन स्टेट की संज्ञा मिली। कौन सी संज्ञा मिली? डोमिनियन स्टेट की संज्ञा। और साथ ही कहा गया कि जब तक संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण कर रही है तब तक 1947 तथा 1935 के एक्ट के जो कानून है उनके द्वारा भारत पर शासन होगा। सिस्टम चलता रहा। डोमिनियन स्टेट हमें बना दिया और डोमिनियन स्टेट के तहत भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 द्वारा नियुक्त किया गया। देखो यही हमें देखना था कि डोमिनियन स्टेट क्यों है। हम स्वतंत्र हो गए फिर भी हमारे प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 के द्वारा की जा रही है। ये नियुक्ति ही हमें डोमिनियन स्टेट बांधती है और डोमिनियन स्टेट के साथ हम राष्ट्रमंडल के सदस्य भी 1947 में बढ़ गए। हमारे साथ पाकिस्तान भी राष्ट्रमंडल देशों का क्या बन गया? सदस्य बन गया। बात आगे बढ़ती रही। माउंटबेटन ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय बना था वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसको नियुक्ति की गई। उसकी भी नियुक्ति जॉर्ज 6 के द्वारा की गई। इस समय की घड़ी के अंतराल के साथ दिन आ गया 24 जनवरी 1950। अब इस दिन हमें यह निर्धारित करना था कि हमें अधिराज्य बना रहना है या फिर पूर्ण स्वतंत्रता लेनी है। अब एक लाइन का ध्यान रखना, जो 1947 का एक्ट हमारे ऊपर लागू था इस समय, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि अगर 1947 का एक्ट भारतीय संविधान निर्माण के ऊपर कहीं भी दिक्कत करता है तो उस एक्ट की समाप्ति कर सकते हैं।
तो हमारे सामने एक लाइन प्रॉब्लम कर रही थी अधिराज्य वाली, डोमिनेंट स्टेट वाली। हमने वहीं पे फैसला किया कि भारत को डोमिनेंट स्टेट नहीं बनाएंगे हम, और डोमिनेंट स्टेट की संख्या समाप्त करते ही गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त हो गया, और हमने कहा कि हम भारत को गणराज्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गणराज्य। और गणराज्य का अर्थ होता है कि जहां का राष्ट्रपति या सर्वोच्च पद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। और इसी पलों के साथ या इसी चेंजमेंट के साथ, मतलब अधिराज्य से गणराज्य में प्रवेश कर रहे थे, डोमिनेंट स्टेट से हम गणराज्य के अंदर प्रवेश कर रहे थे। और 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रपति पद के ऊपर संविधान सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। किसकी नियुक्ति कर दी? संविधान सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। अब बात यहाँ पे आई कि इसका मतलब तो हम अधिराज्य नहीं रहे, तो राष्ट्रमंडल के सदस्य भी नहीं रहे हम, जो 1947 में बने थे हम अधिराज्य के रूप में। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहेंगे, हमें जरूरत है, क्योंकि उस समय हम आजाद हुए थे, हमें भी भाईचारे की, एक कम्युनिटी की आवश्यकता थी, जिससे हम अपना विकास कर सके, आदान प्रदान कर सके, व्यापार के नए मार्ग प्रशस्त कर सके, आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं की प्राप्ति कर सके। भाईचारा चाहिए था। राष्ट्रमंडल में वो ही देश थे जो ब्रिटेन के गुलाम थे, और उन्हीं के साथ हमारे संबंध हमें अच्छे बनाने थे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर हमें आगे बढ़ना था तो इन देशों का हमें सहयोग लेना था, जबकि अमेरिका, रूस ये तो बहुत आगे तक जा चुके थे। तो हमने कहा, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य जरूर रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे, न कि ब्रिटेन के अधिराज्य के रूप में। तो जो राष्ट्रपति पद था वो गवर्नर जनरल से चेंजमेंट हुआ है। जो अधिराज्य के अंदर या ब्रिटेन की सत्ता या ब्रिटेन के अधीन रहते हुए हम जो डोमिनेंट स्टेट के रूप में कार्य कर रहे थे 47 से लेकर 50 तक, और जिसके अंदर नियुक्ति थी वो ब्रिटेन की संसद। हालांकि बेचारे वो कोई ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे थे, वो हमारी शक्तियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे थे, सिर्फ वो कह रहे थे कि जो मोहर लगेगी सर्वोच्च पद की नियुक्ति की, वो मोहर ब्रिटेन के सम्राट की होनी चाहिए। और हमने वो मोहर हटा दी, और मोहर हटाने के साथ ही हम क्या बन गए? गणराज्य। और हमने राजा के पद के बजाय उस समय क्या चुना? राष्ट्रपति पद चुना, कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? कि गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये राष्ट्रपति पद की हमारी छोटी सी यात्रा रही 47 से लेकर 50 तक। 47 से लेकर 50 तक हम सोचते रहे कि हमें गवर्नर जनरल रखना है, या हमें सर्वोच्च पद के ऊपर राजा रखना है, या हमें राष्ट्रपति रखना है। तो हमने किसको चूज किया? राष्ट्रपति को। क्यों किया? हम देश को क्या बनाना चाहते थे? गणराज्य बनाना चाहते थे। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई राजा भी नहीं था जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके कि देखो भारत का सर्वोच्च, जैसे हम 1857 की क्रांति में आजाद हो जाते हैं, उस समय तो मुगल सम्राट कह सकता था कि आप सरकार बना लो, संविधान बना लो, लेकिन सर्वोच्च पद मेरा रखो। जैसे ब्रिटेन में आज भी है। ब्रिटेन का जब संविधान बना था, 1688 क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटेन के राजा ने कहा था कि मेरा पद वंशानुगत छोड़ दो, मेरे पास कोई पावर मत छोड़ो, आप सिर्फ नाम मात्र का सर्वोच्च पद छोड़ दो। लेकिन हमारे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी 1947 में। पूरे देश का कोई ऐसा कोई सम्राट ही नहीं था जो ये बात कह सके संविधान सभा में खड़ा होकर के कि आप मेरा ही सर्वोच्च पद रखो और मेरे ही वंशों को भविष्य के अंदर राजपद आप प्रदान करो। ऐसा कुछ था नहीं। तो राष्ट्रमंडल याद रखना 1931 थे क्या राष्ट्रमंडल देश? ब्रिटेन की गुलामी से स्वतंत्र देश थे। दो प्रकार के देश हैं उसमें आज, एक तो अधिराज्य है जो ब्रिटेन के राजा के द्वारा मनोनीत होते हैं जिनके सर्वोच्च पद, और दूसरे स्वतंत्र राष्ट्रमंडल है जैसे हम हैं, भारत है। हम 47 से लेकर 50 तक परतंत्र राष्ट्रमंडल थे, अधिराज्य राष्ट्रमंडल थे हम, लेकिन 50 में हमने राष्ट्रमंडल ही रखा, अधिराज्य को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। किस प्रकार किया ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये स्टेप वहां से वहां तक चला। एक बात मैंने आपको ये भी बताई, भारत के अंदर राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? विदेशों में भारत के राष्ट्रपति के सम्मान में कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? दोनों को आप याद रखना, क्योंकि कई बार 3 ऑप्शन दे देगा वो कि भारत में राष्ट्रपति के लिए शब्द काम में लिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या राष्ट्रपति महोदय। ऑप्शन में मिलेगा उपयुक्त सभी।
जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको लगेगा यार सभी शब्द काम में लिए जाते हैं, तो आप क्या करोगे, उपयुक्त शब्द। तब आपकी पढ़ाई वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी, निरर्थक। तो 3 शब्द है, ये जो 2 शब्द है, एक विदेशों में काम में लिया जाता है, एक भारत में काम। ये तो हो गई राष्ट्रपति पद। अब हमने जो राष्ट्रपति पद लिया उसकी गरिमा कैसी थी वो हम पढ़ेंगे संविधान के अंदर। ये तो हमारी एक शुरुआत थी, फॉलो था यहां तक का। राष्ट्रपति पद के अंदर हमने कितने पावर रखे, क्या उसको नाम मात्र का रखा या उसको पावरफुल रखा, इस प्रकार की बातें अब हम संविधान में करेंगे। अब एक चीज को आप और ध्यान से सुनना, विश्व के देशों में 2 प्रकार की शासन प्रणालियां है। एक तो संसदीय शासन प्रणाली है जिसके अंदर एक राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, और एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है जिसमें सदन तो 2 ही होते हैं, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री पद नहीं होने की बजाय राष्ट्रपति पद होता है, और जो संपूर्ण ताकत होती है, जो संपूर्ण शक्तियां होती हैं, वो राष्ट्रपति पद में होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की आप चर्चा सुनते हो हर जगह, भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा सुनते हो आप, रूस के राष्ट्रपति की चर्चा सुनते हो आप। तो रूस और जो अमेरिका है वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहां पे जो पावर दी है जनता ने या संविधान ने वो राष्ट्रपति को दी है। हमारे यहाँ पर संविधान ने पावर तो राष्ट्रपति को दी है, लेकिन राष्ट्रपति की वो पावर किसके हाथ में दे दी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में दे दी, कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जितना कार्य करवाएंगे राष्ट्रपति सिर्फ उतना ही कार्य करेगा। 2-4 नाम मात्र के ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रपति के अपने नाम से या खुद के नाम से हैं, बाकी राष्ट्रपति के पास कोई भी पावर नहीं है। तो विश्व में 2 प्रकार की शासन प्रणालियां, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। अध्यक्षात्मक की हमने बात कर ली, राष्ट्रपति पावरफुल होता है, संसदात्मक में राष्ट्रपति पावरफुल नहीं होता है। अब हम चर्चा करेंगे संसदात्मक होता क्या है। पहले हम देखेंगे भाग 5 और भाग 5 में अनुच्छेद है 52 से, मतलब राष्ट्रपति आ गया यहां से, और 52 से है 151। और भाग 5 में वैसे बात करें तो कौन सी सरकार आपको पता है, केंद्र सरकार। राष्ट्रपति का भी आपको पता है केंद्र सरकार का ही पार्ट होता है। केंद्र सरकार 3 भागों में विभाजित है, कार्यपालिका, दूसरा भाग है इसका व्यवस्थापिका, और तीसरा भाग है इसका न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि केंद्र सरकार में किसको शामिल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका। कार्यपालिका के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 प्लस लास्ट के अंदर 148 से लेकर 151 है, जहां पे हम किस व्यक्ति की चर्चा करते हैं, केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कार्यपालिका में क्यों शामिल है बता देता हूं अभी मैं आपको। केग देश के बजट से रिलेटेड अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है और वो किसको प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति के पास। इसलिए केग राष्ट्रपति के नेतृत्व में काम करता है, कार्य जो करता है वो राष्ट्रपति के अनुरोध करता है। और राष्ट्रपति कहां पे शामिल है, कार्यपालिका। इसलिए अगर पूछ लिया जाए केग का पद कहां पे है, कार्यपालिका में। व्यवस्थापिका है अपने कहां से लेकर 79, जहां से 123 तक। 79 में शुरू होती है, आपको पता है, संसद, 80 में राज्यसभा, 81 के अंदर लोकसभा। उसके बाद में राज्यसभा लोकसभा के प्रतिनिधियों या पदों के ऊपर क्या होते हैं, कार्यों की बात करते हैं। उसके बाद में लोकसभा राज्यसभा के अंदर बिलों की बात करते हैं, कानून किस प्रकार से बनाते हैं, ये सब बात करते हैं। और ये सब बातें कहां से लेकर है, 79 से लेकर 123। 124 से लेकर 147 तक क्या है, न्यायपालिका, मतलब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट। और एक चीज आपने देखी भी होगी, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण के ऊपर क्या करती है, भारत सरकार कार्य भी करती है, इनके पृथक्करण, कि इन दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं होना चाहिए।
अगर इन दोनों का आपस में कोई संपर्क हो जाएगा, जैसे कार्यपालिका अगर न्यायपालिका के अंदर नियुक्तियां करेगी तो वो इन्हीं लोगों की नियुक्तियां करेगी जो कार्यपालिका की बातों को मानेंगी, और इस प्रकार कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों को न्यायपालिका रोकने में क्या हो जाएगी, असमर्थ, क्योंकि उनको खतरा हो जाएगा अपने पद का। ये बात हम बाद में करेंगे, आज सिर्फ हम केंद्र सरकार के नॉर्मल तथ्यों की बात करते हैं, सिर्फ हम कार्यपालिका की बात करते हैं। पहले तो दोबारा देख लो, भाग केंद्र सरकार भाग 5 में है 152 से 151। ये भाग 5 भी 3 पार्टों में बंटा हुआ है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका 52 से 78 तक के अनुच्छेदों में जो भी बातें आती हैं वो कार्यपालिका की आती है। 52 से 78 में देखो कौन है, राष्ट्रपति आ गया, पता आपको। राष्ट्रपति के बाद में आपको पता तो उपराष्ट्रपति भी आ गया। बाद में आपको पता है 75 के अंदर 75 में हमारी जो मंत्री परिषद है, आपको पता है मंत्री परिषद भी आ गई। और मंत्री परिषद आ गया तो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम भी आ गया प्लस केग भी आ गया। 79 के बाद में शुरू होते हैं, क्या आती है, हमारी संसद आती है, और संसद के बाद में राज्यसभा आती है और लोकसभा आती है। ये आती है व्यवस्थापिका, और न्यायपालिका तो सेपरेट रहेगी। अब न्यायपालिका की तो चर्चा हम जब करेंगे जब न्यायपालिका पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़े से राष्ट्रपति का जो स्टेटस है, राष्ट्रपति का जो दर्जा है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। दोबारा से देखना, राष्ट्रपति के ऊपर ही चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि संसदीय व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति के पास क्या पावर है। इन बातों के ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के आता है। रटने को चाहे हम कितना भी रट ले, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है, और उसके बाद में घुमाए हुए जो ऑप्शन होते हैं, वो हमें उस समय परेशानी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने कंसेप्ट को सीखा है, उसके बाद में चाहे कितना ही घुमाओ, कितनी भी लैंग्वेज चेंज करो, वो प्रॉब्लम जो क्रिएट होने की संभावना होती है, वो प्रॉब्लम हमारे सामने कभी भी नहीं आती है, तो भी हम क्या कर लेते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। कार्यपालिका 52 से 78 तक, व्यवस्थापिका 79 से 123 तक। वैसे तो देखें तो ये मंत्री और प्रधानमंत्री अपने लोकसभा से होते हैं, लेकिन लोकसभा के सभी सदस्य जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, राज्यसभा के सदस्य जो हमारे द्वारा या हमारी विधानसभाओं के द्वारा चुने गए हैं, इनमें से ये अपने के 30% को क्या चुनते हैं, 15% को क्या चुनते हैं, मंत्री और पीएम। ये राज्यसभा है, इसके अंदर जैसे बीजेपी की सरकार बनी हुई है, मंत्रियों के बाकी जो भी बीजेपी के आदमी है वो सांसद के रूप में लोकसभा में बैठे हैं, बाकी अन्य पार्टियों के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। और ये दोनों सदन क्या है, कानून बनाने का काम करेंगे, मतलब व्यवस्था लागू करने के लिए, और व्यवस्था को जो निर्माण करने का काम करेगा, कानून बनाने का जो काम करेगा, वो कौन करेगी, व्यवस्थापिका। और उन कानूनों को लागू कौन करेगा, फिर प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सिफारिश पर, और अंतिम स्वीकृति कौन देगा, राष्ट्रपति। मतलब उनके ऊपर जो मेन इंपोर्टेंट चर्चा करेंगे ये 3 लोग करेंगे। कौन लोग करेंगे, ये 3 लोग। हमारे लिए जो कानून बनाने का कार्य करती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यवस्थापिका। अगर आपसे पूछ ले कि व्यवस्थापिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को छोड़कर संसद के सभी लोग शामिल होते हैं। वैसे तो हमने संसद में इनको साथ में पढ़ा, राष्ट्रपति, मंत्री और राज्यसभा, लोकसभा। संसद में हमने इनको साथ में पढ़ा। एक मिनट भाई, संसद में हमने इसको साथ में पढ़ा, और संसद में हमने इनको साथ में पढ़ा, ये आपको पता है। लेकिन उसी संसद को हमने 2 पार्टों में बांट दिया। एक पार्ट व्यवस्थापिका का बना दिया, जहां पर सिर्फ कानून बनने लाने, उनको पारित करने का काम होगा, लेकिन उन कानूनों को असली रूप मंत्री परिषद किसकी सहायता से देगी, राष्ट्रपति का। मतलब कार्य को लागू कौन कर रही है, वो तो कार्यपालिका में आ जाएंगे, और जो व्यवस्था बनाने के लिए जो नियम बना रही है वो कहां पे आ जाएगी, व्यवस्थापिका में। अब देखो यहां पर भी 2 बातें रह गई।
ये राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति, ये जो भी चीज को लागू करेगा वो किसके कहने पर करेगा? मंत्रिपरिषद। इसलिए हमारे पास ये कार्यपालिका, ये कार्यपालिका, ये कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। सामने आपको साफ नजर आ रहा है दो प्रकार की कैसे होगी। एक तो हो गई नाम मात्र की और एक हो गई वास्तविक। नाम मात्र की हुई राष्ट्रपति वाली, क्योंकि ये तो मंत्रियों के इशारे पर या मंत्रियों के तथा प्रधानमंत्री के इशारे पे काम करेगा। हालांकि जो संविधान है, संविधान, उस संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि कानूनों को अंतिम अनुमति या उनको लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो संविधान के रूप में भी या जितने भी राष्ट्र देश के कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इसलिए राष्ट्र का प्रधान भी राष्ट्रपति को कहा जाएगा। राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका? ये हमने कार्यपालिका पढ़ी। राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका? नाममात्र कार्यपालिका। दूसरी, राष्ट्रपति का पद का स्टेटस कैसा है? संवैधानिक स्वरूप है इसके पास, संवैधानिक कार्यपालिका है ये। संविधान ने कार्य को अंतिम स्वीकृति देने का पावर किसको दिया है? राष्ट्रपति को दिया है। राष्ट्र के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसलिए इसको राष्ट्र का प्रधान कहा जाता है। ये तीनों शब्द किसके लिए काम में लिए जाते हैं? राष्ट्रपति। अब देखो, कार्य करवा ये रहा है, कार्य बना तो ये नहीं, करवा ये रहा है, और जो कार्य करवाए उसी के पास वास्तविक ताकत होती है, काम चाहे किसी के नाम से हो। तो वास्तविक कार्यपालिका में किसको शामिल करेंगे? मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री को हम शामिल करेंगे। वास्तविक नाम दे देंगे। जो शासन कर रहा है, शासन, उसके अंदर सर्वाधिक किसकी चल रही है? प्रधानमंत्री की चल रही है। तो शासन का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? शासन का अध्यक्ष कहलाएगा पीएम। तो आप अब जो हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, पहले आप उसका स्टेटस चेक कर लो। राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, राष्ट्रपति के पास क्या पावर नहीं है। 1 मिनट के लिए आप इसका स्टेटस चेक कर लो। दोबारा से देखें, व्यवस्थापिका संसद सिर्फ कानून निर्माण होते हैं। यहाँ पे निर्मित कानूनों को लागू करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। इसकी सिफारिश पर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। संविधान के अंदर राष्ट्रपति का नाम लिखा हुआ तो संवैधानिक प्रधान हो गया। नाम मात्र है क्योंकि मंत्रिपरिषद के कहने पर काम करता है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका होगी। राष्ट्र का प्रधान है, सभी कार्य राष्ट्र के इसी के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्र का प्रधान हो गया। अब मंत्री और पीएम की बात करते हैं, कार्यपालिका की पार्ट, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका है। शासन के क्या है? प्रधान है। कौन? प्रधानमंत्री। तो ऐसा क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले अगला, निम्न में से कौन कार्यपालिका में शामिल नहीं होता, या निम्न में से कार्यपालिका के बारे में गलत कथन है। पहला कथन, कार्यपालिका भाग नंबर 5 में है। कार्यपालिका भाग नंबर अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 78 तक है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, या कार्यपालिका के अंदर संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, तो कार्यपालिका के अंदर संसद के सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। संसद के कौन से सदस्य शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन कैसा है भाई, यहां से बना ले। व्यवस्थापिका के बारे में गलत कथन, व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करती है, लागू करने का नहीं करती। इसमें संसद के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन खालिस्तान में देगा, मंत्री और प्रधानमंत्री को छोड़ करके। इस प्रकार जो भी आपको यहाँ से गलत कथन लगे उसको आप छाट सकते हो। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत अच्छी संभावना है। ये हो गई राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में जो हम चर्चा करते हैं कि कैसा है राष्ट्रपति, नाम मात्र का है तो क्यों है, आज आपकी समझ में आ गया होगा। संवैधानिक है तो क्यों है, क्योंकि संविधान में वर्णन है, भारत का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। इसको एक निवास स्थान भी दे रखा है जिसको राष्ट्रपति भवन, और दूसरे नाम से क्या कहते हैं उसको, रायसीना हिल्स। क्या कहते हैं? रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? भारत के बिहार से है, रामनाथ कोविंद है। अब बात करेंगे हम संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की। संविधान के अंदर राष्ट्रपति का क्या महत्व है? संविधान के अंदर
राष्ट्रपति को कौन कौन से पावर है, या संविधान में राष्ट्रपति की अहमियत या स्टेटस। अनुच्छेद 52 सब लोगों के पढ़े हुए हैं। भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, कार्यपालिका शक्तियां। अभी हमने कार्यपालिका नाम पढ़ा है, और जिनका प्रयोग वह किसके कहने पर करेगा, मंत्री परिषद और पीएम के कहने पर। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब उसकी शक्तियां पढ़ेंगे। अभी हमने कार्यपालिका की चर्चा की है, वहीं से निकल के आया। भाग नंबर इसके बाद में 54 में पढ़ेंगे इसका निर्वाचक मंडल, कि राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे हम 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, जैसे चीन के अंदर राष्ट्रपति को अनंत समय के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। अमेरिका के अंदर 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, वैसे पुनर्निर्वाचन की बात करेंगे। 58 में बात करेंगे योग्यता, कौन सी योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके या राष्ट्रपति बन सके। 62 के अंदर सेवा शर्त, उनकी कौन सी सेवा के दौरान शर्तें होंगी। 60 के अंदर क्या होगा, शपथ। 61 के अंदर क्या होगा, महाभियोग, कि एक राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है, क्या होगा, महाभियोग। उसके बाद में 72 के अंदर होगा राष्ट्रपति की क्या शक्तियां, कौन सी, क्षमादान से संबंधित। 71 के अंदर राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उससे रिलेटेड बातें होंगी, कि चुनाव के अंदर विवाद हो जाए तो क्या होगा, चुनाव के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी शिकायत राष्ट्रपति करेंगे या अन्य कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं, ये बातें कहां पर है। तो पहले तो हमें एक 344 अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती है अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित, प्रोटोकॉल से रिलेटेड, उनकी बात भी हम करेंगे। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल सी। जैसे 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति, 53 कहता है सीधा सा कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां होंगी, जिनका काम, जिनको वो स्वयं काम में नहीं लग करके मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्य करते। 54 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कौन कौन इसके निर्वाचन में भाग लेंगे। 55 में निर्वाचन प्रणाली, किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली होगी। 56 में कार्यकाल की बात की है, कार्यकाल किस प्रकार का होगा, कितना होगा। 57 में उसकी क्या बात की है, पुनर्निर्वाचन की, कि राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, या कितनी चुनाव तो कितनी बार भी लड़ो चाहे सब देश के अंदर, कितनी बार राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हो सकता है। 58 के अंदर उसकी बात की है योग्यता की, कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए या निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। 60 के अंदर शपथ, किस बात की शपथ लेगा और कौन उसको शपथ दिलवाएगा। 61 के अंदर महाभियोग, 5 साल के लिए चुन लिया गया लेकिन अच्छा व्यक्ति नहीं है, देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हटाने की भी कोई प्रोसेस होनी चाहिए, उसको बोलते हैं महाभियोग। हटाने की प्रक्रिया जो अमेरिका से ली है, महाभियोग से काम में लेते हैं। 72 के अंदर अगर देश का सर्वोच्च व्यक्ति हमने इसको मान लिया तो इसके पास एक शक्ति दो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी प्रकार के अगर कोई न्याय करते हैं और उन न्याय के अंदर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि यार इसके साथ गलत हो रहा है, इस व्यक्ति को कुछ क्षमादान होना चाहिए, क्षमा मिलनी चाहिए, कुछ रियायत मिलनी चाहिए सजा से, तो वो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी है। क्योंकि हमारा देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है, तो अन्य नागरिकों के भविष्य के संबंध में निर्णय करने का थोड़ा पावर तो होना चाहिए इसके पास। और 71 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड बात की है, तो ये सब चर्चा हम करेंगे। 52 की चर्चा कर ली हम। 53 की जब हम इसकी शक्तियां पढ़ेंगे, कार्यपालिका शक्तियां कौन सी है, आपातकालीन शक्तियां कौन सी है, उन सब शक्तियों की बात करेंगे। अब बात करेंगे हम 54, और 54 में क्या है, निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं।
71 में क्या है, 71 में है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम के लिए अगर शिकायत करनी होती है किसके पास, चुनाव आयोग के पास नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। चुनाव आयोग का सिर्फ काम है चुनाव करवाना। तो वो शिकायत से संबंधित जो प्रोसेस है वो 71 के अंदर लिखी। ये सब बातें, या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर हमें राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड शिकायत करनी है तो सुप्रीम कोर्ट, अगर विवादों से संबंधित कोई इंटरफेयर करेगा वो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन चुनाव करवाएगा कौन, वो करवाएगा चुनाव आयोग। तो 71 के अंदर यही बातें लिखी। अब देखो इसके बाद में हम बात करेंगे 54 निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन कौन लोग भाग नहीं ले सकते। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, 14 व्यक्ति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो उस प्रोसेस में भाग लेते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 14। और वो 14 व्यक्ति कौन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के अंदर जो राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है। याद रखना, इस बात को भूल मत जाना। वो होते हैं 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। वो 14 व्यक्ति चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। मेरे ही व्यक्ति अगर मेरे चुनाव में शामिल होंगे तो सीधी सी बात है, वहां पे प्राकृतिक न्याय कैसा होगा, वहां पे कुछ भी संभव नहीं है। तो इस कंडीशन के अब देखो चुनाव या निर्वाचक मंडल सबको पता है आपको। निर्वाचक मंडल में 3 टाइप के लोग शामिल होते हैं। इसके 3 टाइप में, पहले संसद के सभी निर्वाचित एमपी, मतलब 233 प्लस 543, 233 कहां से हो गए, राज्यसभा से, और 543 कहां से हो गए, लोकसभा से। 2 नंबर पे जितने भी राज्य हैं, वर्तमान में कितने, 28, उन राज्यों की जो विधानसभा है उनके सिर्फ निर्वाचित। अब देखो जो विधान परिषद है 6 राज्यों में, 7 राज्यों के, वर्तमान में 6 राज्यों में उनके सदस्य भाग नहीं लेते। आप कह दोगे कि सर केंद्र में तो राज्यसभा भाग ले रही है, तो राज्यों में विधान परिषदें भाग क्यों नहीं ले रही? ये इसलिए नहीं ले रही बेटा कि सभी राज्यों के इक्वलिटी, मतलब समानता नहीं मिल रही है। 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर वोट देने वाले ज्यादा हो जाए, भाग लेने वाले ज्यादा हो जाए, बाकी जो बच्चे 22 वहां पे विधान परिषद है ही नहीं, तो वो सीधा सा सीधी इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और कहां पे ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, कि वही राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित क्या आ गया, मामला आ गया कि इनकी विधान परिषद है, इनके तो वोट ज्यादा हो जाएंगे, ये तो ज्यादा वोट देंगे, तो विधान परिषदों को शामिल नहीं किया गया। फिर दूसरी बात, कई बार पूछते हैं कि सर तो ये बता दो जो राज्य होते हैं उनमें एक आंगन भारतीय की नियुक्ति होती है, उसको भी भाग नहीं लेने दे रहे, आप तो सिर्फ निर्वाचित की बात कर रहे हो। जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों के अंदर एक आंगन भारतीय का क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो बात वही है कि आंगन भारतीय की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इनडायरेक्ट उस व्यक्ति का संबंध या उस व्यक्ति की नियुक्ति का संबंध किससे हो गया, राष्ट्रपति से हो गया। उन 12 का डायरेक्ट, 14 का डायरेक्ट था, इसका क्या हो गया, इनडायरेक्ट। तो राज्य है उनकी सिर्फ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, विधान परिषदों के नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। फिर है यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। अब हम देखो इसमें 2 की बात करेंगे एक बार। तीसरा जो अभी जम्मू कश्मीर जुड़ा है उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे विधानसभा नहीं बनी है। 2 कौन से हैं, पांडिचेरी, और एक कौन सा है, दिल्ली। पांडिचेरी और दिल्ली की 2 में विधानसभा है,
उनके निर्वाचित सदस्य। अब बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिल्ली और पांडिचेरी, ये सबको पता है, दिल्ली पांडिचेरी 28 राज्य और संसद सबको पता है। नॉर्मल कंफ्यूज है तो ये कोई आंगल भारतीय को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना वो यहाँ से पूछेगा प्रश्न कि दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कब शामिल किया गया था। तो 70/1992 कर देना, मतलब 17वां संविधान संशोधन 1992। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया था, मतलब एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इसके अंदर राजस्थान का भी एक जिला है अलवर, उसको शामिल किया गया, एनसीआर बनाया गया। एक मूवी भी आ रखी है एनसीआर के नाम से, एमएक्स प्लेयर पर देख लेना, बहुत शानदार मूवी है जिसका नाम क्या अभी नहीं आई है, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और शेषराम जी जो झुंझुनू के सांसद थे, उन्होंने पहले तो नहर के नाम पे चुनाव जीते और लास्ट में जब नहर नहीं आई तो उन्होंने कहा कि झुंझुनू को मैं एनसीआर में शामिल करवा दूंगा। और एनसीआर में शामिल होने का मतलब क्या होता है, दिल्ली की जो भी क्षेत्र, जैसे हम नगर पालिका में चले जाए, शामिल होने का मतलब क्या होता है कि नगर पालिका की सुविधाएं मिलेंगी हमें। एनसीआर में शामिल होने का मतलब क्या होगा कि हमें जो केंद्रीय, जो राष्ट्रीय राजधानी है, उसकी सभी सुविधाएं मिलेंगी, हमें मेट्रो वगैरह मिलेगी, सिटी मार्केट मिलेगा, ये सब चीजें हमें मिलेंगी। तो एनसीआर, तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा तो दिल्ली व पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया था, लेकिन 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, जिसका विस्तार धीरे धीरे किया जा रहा है। जैसे उस समय अलवर आया था, अभी थोड़ा भरतपुर भी आ रहा है जो दिल्ली के टच है। एनसीआर मूवी को देख लोगे आप, पता चल जाएगा, हालांकि मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन फिर भी एमएक्स प्लेयर जो आपको लॉकडाउन के दौरान निःशुल्क मूवीज, इसके अलावा वेब सीरीज, इसके अलावा अन्य जो नाटक है वो आपको प्रदान कर रहा है, देखते रहा करो, कुछ अच्छी चीजें आएंगी। निर्वाचक मंडल संसद के सभी सदस्य सिर्फ निर्वाचित, राज्य की विधानसभाओं के 28 राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित, जिनमें विधान परिषद है उनके लोग शामिल नहीं होते हैं विधान परिषद। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी कब शामिल किया था, 17वां संविधान संशोधन 1992। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था, 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंदर। ये हमने निर्वाचक। अब निर्वाचक मंडल की बात की तो साथ ही हम महाभियोग की चर्चा कर लेते हैं। सिर्फ शामिल कौन होते हैं महाभियोग में, केवल और केवल संसद के सदस्य शामिल होते हैं, और वो निर्वाचित को हटाकर संसद के सभी एमपी, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत हैं वो भी शामिल होते हैं, और बाकी ये लोग शामिल नहीं होते। तो ये थोड़ा सा निर्वाचन और महाभियोग दोनों को आप साथ में देख लो। हालांकि चर्चा बाद में करेंगे महाभियोग कैसे लाया जाता है उस समय, लेकिन महाभियोग और चुनाव के अंदर जो सदस्यों का डिफरेंस है वो किस प्रकार है, सिर्फ एक बार आपको ये देखना है। अब इसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव करवाएंगे। भारत के अंदर चुनाव प्रणाली दो प्रकार की, एक तो है अग्रतय विजेता, जो हमारे एमएलए एमपी जितने भी चुनाव होते हैं नगर पालिका के हो चाहे पंचायती राज के, उनमें चुनाव की जो जीत का आधार है, उनमें जो चुनाव की जीत का आधार है वो क्या है, अग्रता ही विजेता। राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें अग्रतय विजेता नहीं है, उसके अंदर एक निश्चित कोटा, और निश्चित कोटे का मतलब होता है 50+1, जिस व्यक्ति के कुल मतों का, और कुल भी कौन से, वेद, कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं कुल मतों या कुल वेद मतों, तो वेद मानना हुआ, कुल मतों का 50+1 मिलता है। एग्जाम्पल बता दूं मैं, एक तो अपने अग्रतय विजेता है, अग्रतय विजेता है चुनाव की प्रणाली, चुनाव प्रणाली है ये हमारी, और दूसरा है हमारा निश्चित कोटा, जिसको हम एकल संक्रमणीय प्रणाली बोलते हैं। इसके अंदर निश्चित कोटा मतलब 50+1, 100 वोट है, ध्यान रखना,
यहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े हैं, यहाँ पर भी 3 ही कैंडिडेट खड़े हैं। 2 प्रकार की शासन प्रणालियों में हम तुलना कर रहे हैं। इन 100 वोटों के अंदर से कुल वोट पड़े 95 में 5 वोट पड़े नहीं, मतलब वेद कितने हैं 95। साथ में हम वेद भी देख लेते हैं। इन वेद मतों की हम चर्चा करें तो यहाँ पर 3 लोगों में से एक व्यक्ति को 30 मिले, दूसरे व्यक्ति को 35 मिले और तीसरे व्यक्ति को भी कितने मिले 30 मिले। यहां पर जिसको 35 मिले वो क्या हो गया विजेता हो गया। यहाँ पर बात क्या है, पहले बता दिया जाता है कि 95 है, वोट 100 में से 95 पड़ेंगे, तो 95 का क्या होना चाहिए 50+1 मतलब 51% जिसको मिलेगा, और प्रतिशत को था ये क्या निकाला, तो 95 को 50+1 की तो वो लगभग 48 वोट। कितना वोट है 48 वोट। अब यहाँ पे भी 3 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को मिले 35, 2 को मिले 30-30। अब आप कहोगे कि सर ये जीत गया, ये नहीं जीता यार। इस निश्चित कोटे में जब तक 48 वोट किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलते इन 3 में से, तब तक उसको विजेता घोषित नहीं किया जाता। हमारे नॉर्मल स्थानीय चुनाव के अंदर हमने देखा है, अगर तय विजेता हम काम में लेते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सिर्फ यही प्रणाली हम काम में लेते हैं। लेकिन वैसे हम कौन सी प्रणाली काम में लेते हैं, निश्चित कोटे की प्रणाली। कौन सी प्रणाली काम में लेते हैं, निश्चित कोटा। कहां पर, सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में। तो अब इस प्रणाली की बात करेंगे कि इस प्रणाली में क्या होता है। पहले तो आप इस प्रणाली को ध्यान रखना, स्थानीय चुनाव में ये काम में लेते हैं, इसका ध्यान रखना। हालांकि अच्छा तो तब रहे जब ये प्रणाली सभी क्षेत्रों में काम में ले। हमारे यहाँ पे लोकेलिटी में क्या होता है, जैसे 95 वोट पड़ने जा रहे हैं, 2 कैंडिडेट खड़े हैं, इसको लग रहा है कि मैं तो 40 ही वोट लेके आऊंगा, और ये सामने वाला लग रहा है कि ये 60 वोट से भी ऊपर ले जाएगा। तब एक ऐसा कैंडिडेट पकड़ के लाते हैं, या 2 ऐसे छोटे छोटे कैंडिडेट पकड़ के लाते हैं जो इसके 60 में से कुछ निकाल सके, इसको नुकसान नहीं पहुंचे, वो इसके वोटों में सेंध नहीं डालते हो, उनको पैसे के बल पर या धर्म के नाम पर उनको भी फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है। अब इसके पास जो 60 वोट आने वाले थे या 65 वोट आने वाले थे, उनमें से वो ले जाएंगे 20-20, इसके पास कितने बचे 25। जीतने वाला था ये, लेकिन जीत गया। अगर तय विजेता के अंदर ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, और ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी हार भी हम यहीं पे मानते हैं, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। अगर तय विजेता, अगर लोकतंत्र के चुनाव का आधार 50+1 की, जिस क्षेत्र की 50+1% जनता जिस व्यक्ति को समर्थन करेगी उसी को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त करके संसद में या विधानसभा में भेजेंगे, अन्यथा नहीं भेजेंगे। 35 लोग ने जिसको चुना है वो देश पे क्या कर रहा है, शासन। अब बताओ 65% को कैसे खुश कर पाएगा। 50+1 वाला तो खुश कर देगा कि थोड़े उसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे, वो ये भी सोच लेंगे कि यार जब 50+1 ने चुना है, हमारे से ज्यादा लोगों ने इसको पसंद किया, तो हमें भी कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन 65 वाले ऐसे कैसे सोचेंगे, यार 35 ने पसंद किया, क्योंकि उनकी पसंद क्या रह गई, कम लोगों की। अब चुनाव निकालने के पहले चुनाव की हम बात करते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त। इसको एकल संक्रमणीय को हम क्या बोल सकते हैं, हस्तांतरणीय भी बोल सकते हैं। हस्तांतरणीय भी बोलते हैं। हस्तांतरणीय इसलिए बोलते हैं कि जब 4 लोग खड़े हैं चुनाव में, किसी एक लोग को निश्चित कोटा नहीं मिला, तो जिसको सर्वाधिक वोट मिले हैं, सबसे कम वोट मिले हैं, उसको उस गिनती से, अकाउंटिंग से बाहर कर देते हैं, और उसके वोट 2 नंबर के व्यक्ति के पास जोड़ देते हैं।
तो हस्तांतरण मतलब उसके वोट क्या हो गए, हस्तांतरण हो गए। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, इसके लिए इस प्रकार से चुनाव करवाने के लिए पहले हमें ये जो इसके चुनाव में भागीदार होते हैं उनके मतों का मूल्य निकालना पड़ता है। पहले तो निकालते हैं निश्चित कोटा। निश्चित कोटा निकालते हैं मतलब जो चुनाव के जीत का आधार बनाएंगे कि कौन व्यक्ति को चुनाव विजेता घोषित करें, कितने वोट किसके पास आए कि उसको चुनाव विजेता घोषित करें। तो सबसे पहले तो निश्चित कोटा निकालते हैं। निश्चित कोटा निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 50 कुल मत, 1+1+1 कुल में जैसे 100 है, 2 का भाग दिया कितने आए 50 और +1 कर दिया 51 आ गया ना। तो जितने भी वोट गिरने वाले उन चुनाव के अंदर, जितने भी वोट आने वाले उन चुनाव के अंदर, उसमें 2 का भाग देंगे और 1 प्लस कर देंगे, और जो ही 1 प्लस कर देगा तो मतलब क्या हो जाएगा 50+1। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप मैथ पढ़ते हो तो साधारण सी बात। अब इसके अंदर एक विधायक के मत का मूल्य, विधायक मत का मूल्य, विधायक मत के मूल्य को निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या बट्टे उस राज्य के सभी एमएलए गुणा 1/1000, और ये जनसंख्या काम में ली गई है 1971। कब की काम में ली गई है, 1971 की जनसंख्या काम में ली। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन में क्या डालता है 1971 की जनसंख्या, 91 की, 2011 की, 2021 की, ऐसे डाल के ये क्वेश्चन बना देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। तो 1971 की मैं बताऊंगा क्यों ली गई है, अभी बताएंगे। जैसे राजस्थान राज्य की जनसंख्या बटे उनके एमएलए की संख्या गुणा 1/1000। इनको हम जो ही जनसंख्या यहाँ पे रखते हैं, एमएलए की संख्या यहाँ पे रखते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से, 1000 से। जो भी संख्या आती है, राजस्थान की संख्या आती है 132। राजस्थान में एक विधायक अगर मत डालेगा तो उसका मत का मूल्य कितना होगा, 132। मतलब वो 132 लोगों का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब बात पहली तो यह है कि 1971 की जनसंख्या काम में क्यों ली गई। पहला कारण तो यह इसका कि 1971 के बाद में जो परिसीमन आयोग है, जो नए विधानसभा क्षेत्र बनाते हैं, जो नए चुनाव क्षेत्र या सांसदों के क्षेत्र बनाते हैं, उनको बढ़ाया नहीं गया, और उनको नहीं बढ़ाया गया तो उसी जनसंख्या पर उतने लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व बन के जा रहे हैं, तो उसी जनसंख्या को माना जाएगा। दूसरा कारण यह भी माना गया कि उत्तर भारत के राज्यों में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, और दक्षिणी भारत के जो राज्य है उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण में किया है, और नियंत्रण में किया तो मतलब देश के विकास के क्षेत्र में एक अमूल्य योगदान दिया। अब अगर 2021 की जनगणना के आधार पर हम विधायकों को भेजें या विधायकों के मत का मूल्य निश्चित करें, तो हमारे उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी, और ये जनसंख्या जब ज्यादा होगी तो ये मत का मूल्य भी क्या है, बढ़ जाएगा। और जो दक्षिणी भारत के राज्य है उनके मत का मूल्य, जनसंख्या नहीं बढ़ी तो उतना रहेगा या थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा। तो उन लोगों ने साफ कहा कि भारत का राष्ट्रपति पद सबके लिए समान है, अगर यहाँ पे आप अन्याय करते हो तो हम थोड़ी जनसंख्या बढ़ा ले। तो केंद्र सरकार ने कहा कि चलो हम अन्याय नहीं करते, आप कम से कम जनसंख्या तो मत बढ़ाओ, उसको तो रोके रखो आप। हम 1971 के अकॉर्डिंग, जो उस समय उत्तर और दक्षिणी भारत की जनसंख्या लगभग कंपैरिजन में थी, एक तुलना करें तो एक समान मानी जाती है, एक विधायक के लिए और एक एमपी के लिए। तो 1971 की जनसंख्या को काम में लिया जाता है। दूसरा कारण, परिसीमन आयोग तो बड़े हैं, 2002 में ही बना था, अब 2026 के अंदर भी बढ़ने की संभावना है। तो उन्होंने क्या किया, क्षेत्र ही नहीं बढ़ाए। अगर ये क्षेत्र बढ़ते तो होता कुछ अलग होता, ऐसा कुछ सोचते। तो 1971, और ये कब तक है, 2026। एमपी में भी वही है। अगर एक एमपी के मत का मूल्य निकालेंगे सांसद का, तो इसमें जो राज्यों की विधानसभा है
या जो एमएलए हैं जितने भी भारत के, उन सभी भारत के एमएलए के जो मत के मूल्य का पूरा योग है, उसके अंदर एमपी का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जितने भी एमपी और एमपी कितने हैं भाग लेने वाले, 543 और 233, इनका क्या है भाग देंगे सभी राज्यों के एमएलए और विधानसभा क्षेत्र जो पांडिचेरी दिल्ली है उनके अंदर, और भाग देने के बाद में जो संख्या आएगी वो कितनी है, 708। और ये 1971 से कितनी बड़ी आ रही है, 708 बड़ी आ रही है। क्यों बड़ी आ रही है, क्योंकि संख्या में कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, और चेंजमेंट नहीं हुआ तो लगातार यही संख्या 708। तो आप दोबारा देखो, एकल संख्या में आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली है, निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। जो निश्चित कोटा निकलता है, और निश्चित कोटा कहां से निकलता है, सभी राज्य के एमएलए के मतों का मूल्य जोड़ेंगे, जितने भी एमपी है उनके मतों का मूल्य जोड़ेंगे, उनको जोड़ के एक जगह लिखेंगे, उसके अंदर 2 का भाग देंगे, आधे हो गए, और प्लस 1 कर देंगे, मतलब 50 प्लस 1% हो गया। और वो जो कोटा, जो कैंडिडेट खड़े हैं वो चुनाव लड़ेंगे, और जो जिस व्यक्ति के पास वो कोटा आएगा उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाएगा। विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या बट्टे विधायकों की संख्या गुणा 1/1000, 129 है राजस्थान की। एमपी की जानकारी लेनी है, हमें मतों की मूल्य जानना है, तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य बट्टे एमपी की संख्या। अब एक चीज देखने लायक है, हम राष्ट्रपति के चुनाव में 2 बार वोट देते हैं। कैसे दिए 2 बार वोट, हम राष्ट्रपति के चुनाव में 2 बार वोट देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से 2 बार देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देते नहीं है। कोई बताएगा हम राष्ट्रपति के चुनाव में 2 बार वोट किस माध्यम से देते हैं? हम राष्ट्रपति के चुनाव में 2 बार वोट किस प्रकार दे रहे हैं? सोचने वाली बात है, जल्दी से बताओ। अंबिका मोगा, निशा राठौड़, अगर बातें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से बताओ। सिर्फ आपको सिर्फ वो माध्यम बताना है कि इस माध्यम से हम 2 प्रकार या 2 बार वोट दे रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। मैंने यहां पे बताया था कि एक वोट तो हमारा विधायक डाल के आएगा, और एक वोट हमारा कौन डाल के आएगा, हमारा एमपी डाल के आएगा। एमपी का चुनाव भी हम कर रहे हैं, और एमएलए का चुनाव भी कौन कर रहे हैं, हम। अगर ये बोल देते कि सिर्फ एमएलए भाग लेंगे उस क्षेत्र के, समझ में आ रही है कि मेरी बात आपको, हमारा एमपी भी भाग ले रहा है, जो हमारा ही तो प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमने उसको चुना तभी तो वो वोट डालने की कंडीशन में है। एक विधायक है जिसको हमने चुना, तो वो भी तो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो एमपी तथा जो एमएलए है वो दोनों वोट डालते हैं, तो 2 बार हमारा क्या कर रहे हैं, वो वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि नॉर्मल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एज ए कंसेप्ट अगर कहीं पे चर्चा चलती है तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे वैसे क्वेश्चन तो इंटरव्यू के लिए बने होते हैं लगभग क्वेश्चन, कि फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव है, आपसे कहेगा कि अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली है, तो हम कहेंगे जी जरूर, जी सर बिल्कुल अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली है। क्या हमारा उनमें योगदान है, तो हम कहेंगे जी जरूर योगदान है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वही लोग शामिल होते हैं जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम उन लोगों को हमारी तरफ से यस बोल के भेजते हैं तभी तो राष्ट्रपति चुनते हैं, तो हमारी मर्जी के बिना तो वो संसद तथा विधानसभा में पहुंचते नहीं है, इसलिए प्रतिनिधित्व हमारा करें। फिर वो पूछेगा कि तो अब ये बताओ आप कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार हो तो आप कितनी बार वोट डाल रहे हो, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे। तो हम कहेंगे एक बार तो हमारा प्रतिनिधित्व एमपी कर रहा है, वो हमारी तरफ से वोट डाल रहा है, और एक बार हमारी तरफ से एमएलए प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो वोट डाल रहा है। तो इस प्रकार हम 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ये चुनाव प्रणाली की बात कर ली। चुनाव प्रणाली के बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल।
नॉर्मल सी बात है, सिर्फ आप सीधे सीधे सुन लो, नॉर्मल सी बात। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ अनुच्छेद 56 में 5 वर्ष, जिस दिन से वो चुना गया है उस दिन से लेकर, यानी कि पद ग्रहण किया है उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक। अगर इस दौरान कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर नहीं आ रहा है तो वह नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण। अगर आप ऑप्शन में आपको दोनों बातें मिलेगी, 5 वर्ष तक या नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक, तो कौन सा करोगे आप? नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक। एक चीज आपने देखी होगी कि एकमात्र यही चुनाव ऐसा है राष्ट्रपति का जिसमें जो ही कार्यकाल समाप्त होने जा रहा होता है उसके 6 माह पूर्व क्या हो जाती है? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और बाई चांस बीच में अगर राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाता है तो हाथों हाथ नए राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। हमारे सरपंच की मृत्यु हो जाती है, 6 माह में चुनाव होते हैं क्या? नए सरपंच के नहीं होते, उन्हीं में से किसी व्यक्ति को या उप सरपंच सरपंच के पद पे आ जाता है। समझ गए? क्योंकि ऐसी व्यवस्था बना नहीं सकते। लेकिन अगर राष्ट्रपति की पद के दौरान मृत्यु हो जाती है या पद खाली हो जाता है तो क्या होता है? उपराष्ट्रपति आता है थोड़े समय के लिए और चुनाव करवाने के बाद में वापस कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति। यहां तक हम नॉर्मल सी बात देखें, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, हुई भी है पद के दौरान, तो क्या चुनाव हुए हैं उसके बाद? नहीं हुए चुनाव। एक बार कार्यपालक बनाया है किसी को नॉर्मल, और एक ही बार बनाया है, वैसे 2 बार बनाया है एक ही व्यक्ति को, गुलजारीलाल नंदा को। फिर जो लोकसभा के अंदर जो बहुमत वाला दल है वो अपने में से किसी व्यक्ति को राष्ट्र प्रधानमंत्री क्या कर देते हैं कि हम अब आपके साथ हैं, आप बन जाओ प्रधानमंत्री। चुनाव थोड़ी करवाते, चुनाव नहीं होता। पंचायती राज में भी होता है, जैसे जिला प्रमुख की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो उस समय क्या होता है? मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई तो क्या होता है? जैसे जिला प्रमुख में कांग्रेस के लोग हैं प्रभावित, जिला प्रमुख की मृत्यु हो गई या पद खाली हो गया तो अपने में से किसी दूसरे व्यक्ति को जिला प्रमुख क्या कर देंगे? नियुक्त कर देंगे। सीएम की मृत्यु हो गई, उसको भी नियुक्त। चुनाव थोड़ी होते दोबारा। सरपंच की मृत्यु, लेकिन राष्ट्रपति की अगर पद के दौरान मृत्यु हो जाए तो ये नहीं कहेंगे कि 5 साल, अभी तो बेचारे को 1 ही साल हुई थी पद पर आए हुए, अब 4 साल के लिए उपराष्ट्रपति रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे तो होता है, बाकी चुनाव में तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से या किस व्यक्ति के चुनाव ऐसे हैं जहां पर चुनाव करवाना 6 महीने के भीतर जरूरी होता है, तो वो कौन सा है? राष्ट्रपति का चुनाव। कौन सा चुनाव है वो? राष्ट्रपति का चुनाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्यकाल हमने देख लिया 5 वर्ष या नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक। मृत्यु होने पर अगले 6 माह में चुनाव करवाने क्या है? जरूरी है। अब बात करेंगे हम 57 पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति पद पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका वाला सिर्फ 2 बार निर्वाचित हो सकता है। चुनाव कितनी भी बार लड़ सकते हैं सब लोग, अमेरिका वाला भी। चाइना ने इंप्रूवमेंट कर दिया, चाइना में राष्ट्रपति के पास ही होता है पावर, यहाँ पे एक ही पार्टी है चाइना में, साम्यवादी पार्टी। जैसे भारत में राज्यों के अंदर, क्षेत्रों के अंदर बहुत सी पार्टियां ना, वैसे बहुत सी पार्टियां नहीं है। अपने वाले तो पार्टियों में लगे रहते हैं, वहां पे एक ही पार्टी है, इसलिए वो आगे विकास हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। वहां पे अभी तो यही कहते हैं कि राष्ट्रपति को जब तक महाभियोग लायक नहीं बने, वो हटाने लायक नहीं बने, तब तक नहीं हटाएंगे। कौन 5 साल से चुनाव करवाएगा? कौन खर्चा भुगतेगा? चुनाव के अंदर 2 साल तो वैसे ही निकाल देंगे, पिछले 12 महीने चुनाव प्रचार में और अगले वाले 12 महीने दोबारा व्यवस्था बनाने में। अब अपने वाले तो लग गए। आज शरद पवार की आ रही थी 2024 के चुनावों की तैयारी करेंगे, देश के विकास की कोई तैयारी नहीं कर रहे, राजनीति की तैयारी कर रहे हैं पूरी। विकास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वहां पे ऐसी बातों के लिए टाइम ही नहीं है। चुनाव जीत के आगे वो आगे बैठे वहां पर, वहां की संसद में राष्ट्रपति तब तक है जब तक उसको महाभियोग से नहीं हटाएंगे। संशोधन कर दिया उन लोगों ने। चाइना का एकमात्र ऐसा पद है राष्ट्रपति का जो असीमित समय के लिए है, जब तक कि महाभियोग से न हटाया जाए। महाभियोग से तो हटाते थे, वरना तो फिर वो क्या हो जाता, निरंकुश हो जाता कि मेरी तो मृत्यु होगी, वरना कोई हटा नहीं सकता। हालांकि 5, 6, 7, 8 वर्ष वाला जो कार्यकाल है इसको समाप्त कर दिया। अमेरिका में क्या कहा कि 2 ही बार चुनाव जिताओ, इसको 2 ही बार राष्ट्रपति बनाओ, वरना तो फिर इसके अंदर पद की लिप्स आ जाएगी।
ये तो नेक्स्ट चुनाव के चक्कर में लग जाएगा कि मुझे किस प्रकार जीतना है, कौन से वर्ग को मैं फायदा पहुंचाऊं, कौन से वर्ग को मैं फायदा न पहुंचाऊं, मुझे चुनाव जीतना है, चुनाव के चक्कर में लग जाएगा। जब इसको पता होगा कि मुझे वापस आना ही नहीं, तो ये सिर्फ अपने नाम के लिए और अपने देश के विकास के लिए उन्हीं क्षेत्रों का ध्यान देगा जिसमें देश का विकास हो। खुद को निस्वार्थ होना पड़ेगा, बेचारे की मजबूरी हो गई निस्वार्थ होना, करेगी तो क्या करेगी। लेकिन भारत वाला कितनी भी बार आए, किसी पद पे कोई भी व्यक्ति, जब तक सांस है तब तक आस है। अब इसके बाद में बात 58 योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो लिख देते हैं मूलतः भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन सी लाइन सही है? भारत का नागरिक होना चाहिए, मूलतः भारत का नागरिक होना चाहिए। एक व्यक्ति ब्रिटेन का है, 2011 के अंदर उसको भारतीय नागरिकता मिल गई, अब उसका आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, निर्वाचन क्षेत्र भी है, उसका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर भारत का नागरिक लिखा हुआ है। अब बताओ क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? या फिर जो मूलतः 1947 से पहले वाला, कंफ्यूज करेगा इसके अंदर। आप दोनों ही भाग ले सकते हैं, सिर्फ यही होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर दो ऑप्शन मिल रहे हैं मूलतः भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि मूलतः होना चाहिए। जिसको भारत की नागरिकता मिल गई, जिसको पासपोर्ट मिल गया कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो चुनाव में भाग ले सकते। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सीधी सी बात आपको पता है। तीसरी बात आप इसका ध्यान रखना, वो लोकसभा का सदस्य चुनने के लायक हो। अब देखो, लोकसभा का सदस्य चुनने के लायक हो, ऐसी बात क्यों लिखी गई है यहाँ पे? एक लोकसभा का सदस्य जैसे मैं अप्लाई करता हूं, तो मेरा एक निर्वाचन क्षेत्र भी होना चाहिए, मेरा मतदाता सूची के अंदर भी नाम होना चाहिए, मैं लाभ के पद के ऊपर भी नया हूं। ये मेरी लोकसभा के सदस्य के रूप में मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए? मैं पागल या दिवालिया भी नहीं हूं, मैं बैंकरप्ट भी नहीं हूं, मैं देशद्रोही भी नहीं हूं। ये सब सत्य मेरे लोकसभा सदस्य के रूप में मेरे ऊपर लागू होती है। तो प्रधानमंत्री की योग्यताओं में ये 4-5 जो नाम बताए, ये न लिख करके और डायरेक्ट लिख दिया कि लोकसभा सदस्य चुने जाने की क्या होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए। और चौथा नाम लिख दिया लाभ के पद पर न। अब एक नया क्वेश्चन बनने आने की संभावना है। हालांकि भारतीय संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि लाभ के पद किसको है, किसको माना गया, किसको नहीं माना गया। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, 4 व्यक्ति हैं, 4 पद ऐसे हैं जिनके अगर ऊपर कोई व्यक्ति है तो उसको लाभ के पद का व्यक्ति नहीं माना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। वैसे भी तीनों किसी काम के भी नहीं है, और वैसे संविधान में सबसे ज्यादा काम के यही है। एक तो है जिसके नाम से पूरा देश चलता है, दूसरा है जिसके नाम से पूरा राज्य चलता है, और तीसरा है जब देश चलाने वाला नहीं रहे तो उसके स्थान पे चला जाता है बिना किसी से पूछे ही। वैसे तो सब कुछ है इनके पास, और वैसे कुछ नहीं है। चौथे प्रकार के केंद्र और राज्यों में जो मंत्री होते हैं, सदस्य नहीं, एमएलए एमपी नहीं, एमएलए एमपी से जो मंत्रियों में कन्वर्ट हो गए वो लोग, इन 4 प्रकार के लोगों को लाभ के पद का नहीं माना गया, या इन 4 पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। ये भी आप आज से ध्यान रखना। आज जैसे कोई राष्ट्रपति है, नए चुनाव हो रहे हैं, रामनाथ जी कोविंद है, लास्ट 2024 में 2023 के अंदर जो नए चुनाव होंगे, 2018 से शायद 2022-23 में जो चुनाव होंगे, उन चुनावों के अंदर ये इस पद पर रहते हुए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कहेंगे कि लाभ के पद पे पेमेंट मिल रहा है इनको, फिर क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते, इनको पहले त्याग पत्र दिलाओ। मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद के रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, क्योंकि इनके पद को लाभ का पद नहीं माना। तो ये योग्यता होगी 4 प्रकार की। योग्यता कौन कौन सी होगी? पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, मूल मान्यता के पीछे मत पड़ जाना। दूसरा, आयु 35 वर्ष हो न्यूनतम। तीसरा, लोकसभा का सदस्य चुनने के लायक हो। यहाँ पे कोई पागल, दिवालिया, बैंकरप्ट की बात नहीं लिखी है। अगर लोकसभा के लायक है तो वो राष्ट्रपति के भी लायक है। अगर लोकसभा की योग्यता है वो पूरी करता है तो राष्ट्रपति के भी लायक है। लाभ के पद पर न। 62 में सेवा सत्य, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती
नहीं की जाएगी। 60वें शपथ देश का मुख्य न्यायाधीश लाता है। संविधान की सुरक्षा, एकता, अखंडता को बनाए रखने की क्या लेता है? शपथ। और कल बात करेंगे हम 60 और 61 के विस्तृत रूप के अंदर। और उसके बाद चलो एक दो बातें और रह गई, वो बता देता हूं मैं आपको भी। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि है वो 6,000 रुपए। जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त कर सकता, जैसे 100 वोट है, 1/6 का मतलब 17-18 हो गए, 15 मान लो, 15 वोट अगर उसको नहीं मिल रहे हैं और वो चुनाव में खड़ा था तो उसको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब वो रुपया कहां पे जाएगा? सर पार्टी कर लेते होंगे जीत के लिए, आरबीआई के पास जाते हैं। दूसरी बात, चुनाव के अंदर एक पीठासीन अधिकारी होता है जो जिसकी देखरेख में पूरा चुनाव होता है। वो पीठासीन अधिकारी कौन होता है राष्ट्रपति के चुनाव में? वो होता है अपना लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव। एक महासचिव पद होता है, जैसे पक्ष का नेता विपक्ष का नेता होता है ना, वैसे महासचिव का पद होता है। तो वो महासचिव पीठासीन अधिकारी। तीसरी बात, ये फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो उस समय इनके पास प्रस्तावक चाहिए कि हम इस व्यक्ति के साथ हैं, और 50 अनुमोदन करेंगे उसके ऊपर कि ये जो अप्लाई किया वो सही है, हम भी इसके साथ। दोनों सेम नहीं होने चाहिए कि जिसने प्रस्तावक बन गए वो अनुमोदन बन गए, और ये प्रस्तावक और ये अनुमोदक किसी दूसरे प्रत्याशी के भी प्रस्तावक अनुमोदक नहीं होने चाहिए। 50-50 याद रखना। इसके बाद में अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो गया तो अनुच्छेद 71 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अगर चुनाव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें लगा कि ये गड़बड़ हो गई, तो हम नहीं कर सकते शिकायत सुप्रीम कोर्ट में। कौन करेगा शिकायत? या तो वो राष्ट्रपति जो चुनाव लड़े थे वो लोग करेंगे, या जो उसके मतदान करने वाले लोग हैं वो लड़ेंगे। हम नहीं जा सकते कि साहब हमें पता है ऐसा हुआ, उस मंत्री को पैसे दिए, ये दिया, ये थोड़ा सा गुप्त वाला सिस्टम है, इसको बर्खास्त कर दिया, इन लोगों ने चुनाव प्रणाली को ढंग से नहीं अपनाया, फॉलो नहीं किया। उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति है, चुनाव लड़ने के प्रतिनिधि थे, प्रत्याशी थे, वो शिकायत करेंगे, या उनके जो वोटर हैं वो शिकायत करेंगे। इसके लिए वो शिकायत 30 दिन के भीतर कर सकते। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, पद पे जाके बैठ के रामनाथ जी कोविंद, मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव से रिलेटेड, 12 महीने बाद में आया रिजल्ट, और उसके अंदर इनको अवैध घोषित कर दिया कि पद छोड़ना पड़ेगा, गलत तरीके से चुनाव जीते हो। अब 12 महीने में इनके नाम से जो भी कार्य हुए हैं वो खारिज नहीं होंगे। अब आप कहोगे कि सर जी ये तो इलीगल चुनाव जीत के आया था, इसने तो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए बना दिया कानून। नहीं, आपको पता है नाम मात्र का है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो कार्य करवाएगी वही करेगा, बेचारे की कोई गलती नहीं है इसकी, समझ गए? इसलिए उनके कार्यों को अवैध घोषित नहीं किया जाता अगर गलती से उसको अवैध मान लिया गया राष्ट्रपति। अब चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव के ऊपर रिजल्ट, विवाद के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर पावर किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। चुनाव कौन करवाएगा? केंद्रीय चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 से लेकर 339 तक जिसका हम विवरण पढ़ते हैं, वो इनका क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। बाकी की बात हम इनके संबंध में कल करेंगे।